हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज हो चुका है 8 मई और एसएससी एमटीएस की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और दोस्तों आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक विश्लेषण करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। अगर आपने हमारे द्वारा डाली गई कल या परसों की वीडियो देखी है, वहाँ से 8 से 10 सवाल हूबहू पूछे गए हैं। अभी हम बात करेंगे कौन कौन से सवाल आपके पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षा में पूछे गए। दोस्तों पहला सवाल पूछा गया कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। कल ही हमने डिस्कस किया था। दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 60। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। हमने कल बात की थी राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति इसकी शपथ किसके अंदर है? अनुच्छेद 60 में। और दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग ये किसके अंदर है? अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये दोस्तों किस पर है? अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया गया है, इसको भी आप नोट करें अगली शिफ्ट के लिए। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो आपको ध्यान में रखना है अमेरिका से ली गई है। कहाँ से? अमेरिका से ली गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। इसके अलावा अनुच्छेद 76 इसमें क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान। राष्ट्रपति का क्षमादान। दोस्तों राष्ट्रपति का क्षमादान किसके अंदर है? तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 76। दोस्तों आपको याद होगा अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन से आर्टिकल के तहत करता है? तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 72 के तहत करता है। और राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति ये दोस्तों किसके अंदर है? आर्टिकल 123। इसको भी आपको नोट करना है, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा आपकी परीक्षा को लेकर। आर्टिकल 64 मैंने आपको कल ही बताया था उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 64। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि नवरेह नृत्य का संबंध किस राज्य से है। कल ही मैंने आपको बताया था नवरोज दोस्तों कहाँ का है? फारसी धर्म का है। और नवरेह दोस्तों कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर बिल्कुल आपका राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों ऑप्शन में देके रखा हुआ है कर्नाटक। तो कर्नाटक से दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था यक्षगान, इसको आप नोट कर लें। यक्षगान ये दोस्तों कहाँ का नृत्य है? कर्नाटक का। इसके अलावा अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए बोलक आर्ट और उम्मट आर्ट, कौन सा दोस्तों? बोलक आर्ट। बोलक आर्ट, बोलक आर्ट और दोस्तों उम्मट आर्ट। उम्मट आर्ट ये दोनों नृत्य दोस्तों कहाँ के हैं? ये कर्नाटक के हैं, इसको भी आपको नोट करना है। आपकी परीक्षा में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम से दोस्तों आपको याद रखना है लोसांग फेस्टिवल। कौन सा? लोसांग फेस्टिवल। ये कहाँ का है? सिक्किम का है। इसके अलावा दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था सिकमरी। सिकमरी ये दोस्तों कहाँ का नृत्य है? तो आपको ध्यान में रखना है सिक्किम का है। इसके अलावा मारूनी, क्या दोस्तों? मारूनी ये कहाँ का? ये भी सिक्किम का है। बात करते हैं उड़ीसा को लेकर। उड़ीसा से आपको 1 से 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। पाइका ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। इसके अलावा और दोस्तों भागा, भागा कहाँ का है? उड़ीसा का। एक दोस्त और लिख लीजिएगा घुमुरा। घुमुरा ये कहाँ का है? ये भी उड़ीसा का है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों रणपा नृत्य ये कहाँ का है? ये भी उड़ीसा का है। और दोस्तों 10 कठिया ये भी उड़ीसा का है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। दोस्तों मैंने कई बार इस सवाल को आपको नोट कराया है और कल ही आपकी परीक्षा में हूबहू सवाल पूछा गया है आज की परीक्षा में। 14 भाषाओं का, 21 भाषाओं का, 22 भाषाओं का कि 24 भाषाओं का। दोस्तों आपको बता दें 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों भाषा की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल भाषा से संबंधित मैं आपको और नोट कराता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए हमारे मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों 15वीं भाषा कौन सी? सिंधी। 15वीं भाषा सिंधी को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो आपको ध्यान में रखना है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। इसके बाद होता है दोस्तों 71वां संविधान संशोधन। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन है। इसके द्वारा दोस्तों कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? 3 भाषाओं को। कौन कौन सी? नमक, मैंने आपको ट्रिक कई बार नोट कराई है, नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को कब जोड़ा गया है? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद दोस्तों होता है 92वां संविधान संशोधन। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, इसको भी आप नोट करेंगे। वो भाषाएं कौन कौन सी थी?
बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया है? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। इन चारों सवालों को आप नोट करें। अब आपको कमेंट करके बताना है भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? अब आप बताइएगा इस सवाल को मैंने कितनी बार आपको नोट कराया है, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की थी। और दोस्तों ये कौन खिलाड़ी हैं? टेनिस के खिलाड़ी हैं, आप सबको पता होगा। दोस्तों आपको 2 से 3 नाम याद रखने हैं, जैसे कि रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक, और दोस्तों कौन है? रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक और कार्लोस अल्कराज, इन सबका नाम, और राफेल नडाल, ये 4 नाम आपको नोट करके रखना है। ये सबके सब टेनिस के खिलाड़ी हैं। और दोस्तों आपको बता दें रोजर फेडरर का संबंध किससे है? ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं और इन्होंने अभी हाल ही में अपने संन्यास से घोषणा की है। बात करते हैं फुटबॉल। अगर आपसे पूछ लिया जाए संतोष ट्रॉफी 2023, संतोष ट्रॉफी 2023 ये किसने जीती है? कर्नाटक ने जीती है। किसने? कर्नाटक ने जीती है। और 2022 वाली किसने जीती थी? केरल ने। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे अभी एमटीएस में सवाल पूछा गया था कि सबसे पुराना टेनिस का कौन सा टूर्नामेंट है? विंबलडन ओपन। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? दोस्तों आप हमारे प्रैक्टिस सेट उठाकर देखिएगा, जितनी बार अंडमान और निकोबार की बात कही गई मैंने आपको हर बार नोट कराया है कि इसको कौन अलग करता है? 10 डिग्री अक्षांश। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अंडमान और निकोबार इन दोनों को आपस में कौन अलग करता है? 10 डिग्री अक्षांश। बात करते हैं 8 डिग्री अक्षांश है, तो आपको दोस्तों याद रखना है मालदीव को मिनिकॉय से, मालदीव को मिनिकॉय से, मिनिकॉय, मालदीव को दोस्तों मिनिकॉय से कौन अलग करता है? तो आपको ध्यान में रखना है 8 डिग्री अक्षांश है। लेकिन अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए मिनिकॉय से कवरती, इन दोनों को आपस से कौन अलग करता है? तो आपको ध्यान में रखना है 9 डिग्री अक्षांश है। इतनी बातें आपको नोट करनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं सारे के सारे। अब आपको ध्यान में रखना है लक्षद्वीप, इसकी दोस्तों राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है कवरती। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपको कमेंट करके बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा कौन सा राज्य था जहां की जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हुई थी? एकमात्र ऐसा राज्य था। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों स्टैटिक जीके के 10 सवाल पूछे गए हैं आज आपकी परीक्षा के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। उस्ताद अलाउद्दीन खान, इनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तबला वादक है, सितार वादक है, संतूर वादक है, सरोद वादक हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ये एक सरोद वादक है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे है? सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे? ये दोस्तों सितार वादक हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 से 2 नाम आपको और नोट करने हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए एम गोपाल कृष्ण अय्यर, कौन दोस्तों? एम गोपाल कृष्ण अय्यर, एम गोपाल कृष्ण अय्यर, इनका संबंध दोस्तों किससे है? तो आपको याद रखना है ये वायलिन वादक हैं। कौन? वायलिन वादक हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और एक नाम आप दोस्तों और याद कीजिएगा, पालघाट मणि अय्यर। कौन दोस्तों? पालघाट मणि अय्यर, इनका संबंध दोस्तों किससे है? तो आपको ध्यान में रखना है ये मृदंगम बजाते हैं, मृदंग वादक हैं, मृदंगम इससे संबंधित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एसएससी ने ये सवाल कई बार पूछे हैं। और दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना है संयुक्ता पणिग्रही, इनका संबंध किस नृत्य से है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए दोस्तों चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? बहुत ही सिंपल सवाल, बच्चे को पता है। इसका सही आंसर क्या होगा? 10 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आज आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नीति आयोग, खादी ग्रामोद्योग आयोग या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो दोस्तों आपको नोट करके रखना है, भारत में गरीबी रेखा का आकलन ये किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है नीति आयोग। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। आपको मैंने कई बार बताया है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। इसके दोस्तों वर्तमान में कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है? आर सुब्रमण्यम। कौन दोस्तों? आर सुब्रमण्यम। इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। मैंने अभी आपसे सवाल पूछा था, संयुक्ता पणहारी, इनका संबंध किस नृत्य से है? तो आपको ध्यान में रखना है ओडिसी नृत्य। इसको आप नोट कर लें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाने वाला सवाल होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आपका समय बहुत कीमती है, आपको तय करना है कि आपको अपना समय कहाँ इन्वेस्ट करना है। सारे सवाल आपकी परीक्षा को देखते हुए बनाए गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे, आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि I2U2 का संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है। बहुत ही सिंपल सवाल है, I2U2 संगठन में कौन सा देश शामिल है? तो आप सबको पता है, भारत शामिल है, इजराइल शामिल है, अमेरिका शामिल है और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसमें इंग्लैंड शामिल नहीं है। दोस्तों I2 और U2 यानी कि 2 आई, एक आई दोस्तों इंडिया का, एक आएगा इजराइल, 2 USA और दोस्तों कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है संयुक्त अरब अमीरात। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों एक संगठन होता है क्वेड संगठन। ये दोस्तों आपको याद होगा 2009 में शिंजो अबे ने दोस्तों क्वेड संगठन की संकल्पना दी थी। शिंजो अबे कौन थे? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनकी दोस्तों अभी हाल ही में नारा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। और क्वेड संगठन में कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं। उन चारों देशों का नाम आपको कमेंट कर बताना है और उन दोस्तों देशों के द्वारा एक एक्सरसाइज की जाती है, मालाबार एक्सरसाइज किसके द्वारा की जाती है? तो आपको ध्यान में रखना, क्वेड संगठन में शामिल देशों के द्वारा। उन चारों देशों के नाम आपको बताने हैं कमेंट कर। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि राउत नाचा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। अच्छा सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में। झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। राउत नाचा नृत्य का संबंध किससे? छत्तीसगढ़। कर्नाटक का मैंने अभी आपको बताया यक्षगान। दोस्तों गोवा को आपको ध्यान में रखना, फुगड़ी और देखनी। फुगड़ी और देखनी नृत्य का संबंध कहाँ से? गोवा से है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? गोवा के अंदर मनाते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है, गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? दोस्तों 56वां संविधान संशोधन था, आपको याद होगा। कौन सा? 56वां संविधान संशोधन है। और दोस्तों कब का है? तो आपको याद होगा 1987 का है 56वां संविधान संशोधन। हमने गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया था और किससे आज़ाद कराया था? पुर्तगाल से आज़ाद कराया था। यहीं पर दोस्तों आप एक चीज़ और नोट करेंगे, क्या दोस्तों? 36वां संविधान संशोधन। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन। ये कब का है? 1975 का है। इसके द्वारा हमने सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा दिया था। और दोस्तों एक है 13वां संविधान संशोधन। ये कब का है? 1962-63 का है और हमने नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा दिया था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और झारखंड में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? तो आप सबको पता है, सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि BCCI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1894, वर्ष 1909, वर्ष 1928, वर्ष 1930। दोस्तों आपको बता दें BCCI इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1928 को। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया था ICCI दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी, इसको भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा BCCI इसके दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष किसको बनाया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
हमारा अगला सवाल पूछा गया कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, आज आपकी परीक्षा में पूछा गया है। वर्ष 1828, वर्ष 1829, वर्ष 1875, वर्ष 1867। दोस्तों आपको बता दें तत्वबोधिनी सभा इसकी स्थापना कब हुई थी, 1839 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए 1828 इसमें क्या हुआ था, ब्रह्म समाज की स्थापना, इसको आप नोट करें। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है, 1828 में हुई है। किसके द्वारा हुई है, राजा राम मोहन राय। 1875 इसमें क्या हुआ था, आर्य समाज की स्थापना कब हुई है, 1875 ईस्वी में हुई है। किसके द्वारा हुई है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा हुई है। 1867 इसमें हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई है, तो आपको याद होगा 1867 में। किसके द्वारा की गई थी, तो आपको मैंने नोट कराया है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। दोस्तों मैंने आपसे पूछा है BCCI इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना रोजर बिन्नी वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि सवाई राजा जय सिंह ने नई राजधानी किसको बनाया। ऐसा भी सवाल पूछा गया था आपकी परीक्षा में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जयपुर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर दोस्तों आपको ध्यान में रखना इंदौर, यहां से दोस्तों आपको क्या रखना, 17वां भारतीय प्रवासी दिवस, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये दोस्तों कहाँ मनाया गया है, तो आपको ध्यान में रखना इंदौर में इसका आयोजन हुआ है। और अगर आपसे पूछ लिया इसमें दोस्तों किसको अतिथि के रूप में बुलाया गया था, तो दोस्तों आपको याद में रखना है गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं उनको बुलाया गया। कौन है दोस्तों, मोहम्मद इरफान गुयाना के राष्ट्रपति हैं, इनको दोस्तों इसमें अतिथि के रूप में बुलाया गया, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि ह्वेन सांग ने पल्लवों की किस राजधानी का भ्रमण किया। यह सवाल भी आज आपकी परीक्षा में पूछा गया। दोस्तों आपको नोट करके रखना है कांचीपुरम, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों वज्जी ये दोस्तों किसकी राजधानी थी, तो आपको याद होगा वैशाली, इसको भी आपको नोट कर लेना है, सवाल महत्वपूर्ण बनेगा आपकी परीक्षा को लेकर। अब दोस्तों वैशाली और पाटलिपुत्र की बात आई तो आपको एक से दो चीज़ें मैं आपको नोट करा देता हूँ। बौद्ध संगति आपकी परीक्षा का मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, अगर आपसे पूछ लिया जाए पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो आपको याद रखना है राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो आपको याद रखना वैशाली में हुई थी दूसरी वाली। और तीसरी वाली दोस्तों कहाँ पर हुई थी, तो आपको ध्यान में रखना पाटलिपुत्र। और चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी चौथी बौद्ध संगति। दोस्तों इनको आप नोट करके रखें। और राजगृह ये किसके समय हुई थी, अजात शत्रु के समय हुई थी। दूसरी वाली किसके समय हुई थी, कालाशोक के समय हुई थी। और तीसरी वाली किसके समय हुई थी, तो आपको ध्यान में रखना अशोक के समय हुई थी। और चौथी वाली तो आपको ध्यान में रखना है कनिष्क के समय हुई थी। इन चारों का आप नाम याद रखें, आपकी परीक्षा में 100% सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब आपको कमेंट कर बताना है महात्मा बुद्ध ने इन्होंने दोस्तों अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों साइंस का फिजिक्स का सवाल पूछा गया कि विद्युत धारा को प्रभावित होने रोकने के लिए किस परपथ का उपयोग करते हैं। स्विच, विद्युत रोधी, फ्यूज, धारा मापी। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का सवाल था, आज आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्विच। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है। यह सवाल भी बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है, आज आपकी परीक्षा में पूछा गया। आप देख रहे हैं 2011 की जनगणना से 2 से 3 सवाल आज आपकी परीक्षा में बने हैं, यानी कि दोस्तों आपको बहुत ध्यान से 2011 की जनगणना पढ़कर जानी है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, मुस्लिम। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये दूसरा है सिख वाला दोस्तों, ये तीसरा है, ये चौथा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इस आंसर को आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि रानी की बाव का निर्माण किस नदी के तट पर हुआ। यह सवाल भी आज हमसे पूछा गया है। सवाल थोड़ा टफ लेवल का है, लेकिन दोस्तों इसका आंसर आप दे सकते थे बहुत आसानी से ऑप्शन के थ्रू। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सरस्वती नदी, कृष्णा नदी। दोस्तों आपको बता दें रानी की बाव, सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है कि रानी की बाव कौन से रुपए के नोट पर बनी हुई है। दोस्तों आपको इसका आंसर बताऊं मैं, तो सरस्वती नदी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। गंगा नदी, अगर आपसे दोस्तों पूछ ले रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग
एक। ये कहाँ पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। और दोस्तों प्रयागराज से हल्दिया इन दोनों के बीच में स्थित है, आपको याद होगा। राष्ट्रीय वाटरवे 2 ये किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और दोस्तों कहाँ से कहाँ तक स्थित है, ये महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कृष्णा नदी, इसकी दोस्तों सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? मूसी नदी, मूसी नदी, तुंगभद्रा और दोस्तों घाट प्रभा और एक है दोस्तों माल प्रभा। ये सब की सब कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। और कृष्णा नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। मैंने कई बार इस सवाल को आपको नोट कराया है। दोस्तों मैंने आपसे बताया था राष्ट्रीय वाटरवे 1 ये दोस्तों कहाँ से है? प्रयागराज से हल्दिया। और दोस्तों राष्ट्रीय वाटरवे 2 ये कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और दोस्तों कौन से है तो आपको ध्यान में रखना है, जल्दी से दोस्तों कमेंट करके बताएं इसका नाम। अभी मुझे तुरंत याद नहीं आ रहा है कौन से मार्ग पर स्थित है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों 1835 में किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हिंदी भाषा को, संस्कृत भाषा को, उर्दू भाषा को, इंग्लिश भाषा को। तो आपको ध्यान में रखना है 1835 में किस भाषा को हिंदी भाषा का माध्यम बनाया गया था? अंग्रेजी भाषा को। आपका ऑप्शन नंबर डी, इसको भी आप ध्यान में रखें दोस्तों। वो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 उसका आंसर आप लिख सकते हैं डुबरी से सादिया। अभी मुझे याद आया, डुबरी से सादिया ये राष्ट्रीय जलमार्ग 2 दोस्तों इसके बीच में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और इस पर दोस्तों कौन सा बांध स्थित है? माजुली द्वीप स्थित है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया गेहूं की खेती के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी है? सवाल दोस्तों थोड़ा अजीब सा था, लेकिन आप इसका आंसर दे सकते थे। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? दोमट मिट्टी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों कपासी मृदा किसके, काली मिट्टी दोस्तों किसके लिए फेमस होती है? कपास के लिए, आपको याद होगा। आइए दोस्तों चलते हैं आज के अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि केंद्र तथा कोशिका, सॉरी दोस्तों यहाँ पर सवाल था केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य कौन सा पदार्थ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या गोल्जी काय? तो आपको ध्यान में रखना है, इसके बीच में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, यानी कि कोशिका द्रव्य। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद होगा कोशिका का बिजली ग्रह कहते हैं। और ऊर्जा दोस्तों किस रूप में संचित होती है? एटीपी यानी कि एडेनिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो आज आपकी परीक्षा में पहली शिफ्ट में पूछे गए थे। दोस्तों कैसी लगा आज का एनालिसिस, आपको कमेंट कर आपको जरूर बताना है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्टैटिक जीके के कम से कम 10 सवाल पूछे गए हैं और करंट अफेयर का 1 से 2 सवाल ही पूछा गया है आपकी परीक्षा के अंदर। दोस्तों एक सवाल आपसे और पूछा गया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन दोस्तों शामिल नहीं होता है? यह सवाल भी आज आपकी परीक्षा में पूछा गया है, इसको भी आप थोड़ा देख लें। उम्मीद करता हूं आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर आज का एनालिसिस आपको पसंद आया है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।